आदाब, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता बिजनौर में। साथियों, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी खासियत ये है कि ये देश के हर एक निवासी को, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी हो, बोलने की पूरी आज़ादी देता है। और हमारा चैनल बोलता बिजनौर ज़िला बिजनौर के हर आम और ख़ास आदमी को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। साथियों, आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि अगर बोलता बिजनौर का डीप एनालिसिस किया जाए तो ये पता चलता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में बोलता बिजनौर को अच्छे व्यूवर्स मिल रहे हैं। कॉमन बात है कि बिजनौर के जो लोग दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, कामकाज के सिलसिले में गए हुए हैं, वो वहाँ पर बोलता बिजनौर के ज़रिए अपने शहर के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। इसी क्रम में आज मैं पहुँची हूँ ज़िला बिजनौर के नजीबाबाद में और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मुअज़्ज़म खां साहब के यहाँ। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी खुशामदीद। जी शुक्रिया। मैं चाहूँगी चेयरमैन साहब कि आप सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं, हालांकि आपको अच्छी तरह जानते हैं लेकिन फिर भी आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, मैं पेशे से वकील हूँ। मैं 13 साल तक यहाँ जो है सब डीजीसी सिविल और सब डीजीसी रेवेन्यू दोनों पोस्टें मेरे पास रही हैं 13 साल तक। और मैं सिविल और रेवेन्यू में बेसिकली मैंने प्रैक्टिस की है। राजनीति जो है वो मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद के ज़माने से है, मेरे चचा के ज़माने से है। मेरे चचा यहाँ के 5 बार चेयरमैन रहे। मेरे वालिद यहाँ के बहुत सामाजिक कार्यकर्ता थे और मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जहन भी एक जो पढ़े लिखे आदमी का जहन होना चाहिए वही जहन है। 5 साल तक मैं चेयरमैन रहा। उसके बाद जो है मेरी वाइफ हैं, वो भी एक राजनीतिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहम्मद असरार अहमद जो बदायूं के मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, 6-7 बार वो एमएलए रहे। उनके लड़के मेरे साले अबरार अहमद, वो भी 4 बार एमएलए रहे। मेरी जो सास थी वो ज़िला परिषद बदायूं की चेयरमैन रहीं और एक बहुत अच्छा, वो भी सब लोग वहाँ पढ़े लिखे लोग। तो यही मेरा एक मुख्तसर अच्छा, जैसे कि आपने बताया और थोड़ी बहुत हमें जानकारी है, उसके मुताबिक आप कानूनी लाइन में चले गए। आपके और जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो बाहर सेटल हैं, वो आपने बताया ज़्यादातर लोग साइंस के फील्ड में हैं। तो ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं हो गया, आप कानून में जाते हुए अचानक फिर आपका राजनीति शुरू करना? तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? मेरे वालिद 49 साल की उम्र में कैंसर से उनका इंतकाल हो गया था 1965 में। मेरा उस ज़माने में बीएससी फर्स्ट ईयर था और मेरी वालदा ने मुझसे ये कहा था कि भाई तुम बीएससी कंप्लीट करके और तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि मेरे 5 भाई और 1 बहन जो मुझसे छोटे, सबसे छोटे जो थे वो उस वक्त 6 महीने के थे सिर्फ। उनसे बड़े 2 साल के, उनसे बड़े 3.5-4 साल के, इस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सारे भाई थे। मेरी वालदा ये कहती थी कि अगर तुम अपनी तालीम वहाँ मुकम्मल करोगे, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में जाने का ख्याल था, क्योंकि मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थी और इंजीनियरिंग का मैंने जो है टेस्ट दिया था, उस टेस्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग मुझे एलोकेट हुई थी। तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, मेरी वालिदा, अल्लाह उन्हें उनकी गरीक़ रहमत करे, कि तुम इसे मत करो, बीएससी कंप्लीट करो और आ जाओ। बीएससी कंप्लीट हुई अल्लाह अल्लाह करके। उसके बाद फिर मुझसे बोली कि ऐसा है कि मैंने संभाल रखा है अभी और तुम एलएलबी एक और कर लो। हमने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद हमारे डीन हुआ करते थे अलीगढ़ के, हफीज़ुर रहमान साहब। वो ज़माना था कि पीसीएस जे के अंदर अगर किसी लड़के को
उन्होंने ये कह दिया हबीबुर रहमान साहब ने कि तुम्हें यहाँ कोचिंग करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये समझ लिए कि उसका PCSJ के अंदर सिलेक्शन हो गया। सिर्फ कहना उनका काफ़ी था। 2-3 पेपर तो खुद उनके हुआ करते थे और इसके अलावा कापियाँ वगैरह थी, वो सब भी उनके पास जचने के लिए आया करती थी। PCSJ की उनकी बड़ी एक अजीम शख्सियत थी रहमान साहब की। तो मैं उनमें से एक आदमी था। उस ज़माने में ज़फ़र याब जिलानी जो ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो हैं, वो मेरे बहुत अजीज़ तरीन दोस्तों में मेरा क्लास फेलो वो थे। एक जमशेद साहब थे, मुशीर साहब थे जो बाद में हमारे लेक्चरर हो गए, और ये सरदार जावेद ख़ान इंतकाल हो गया उनका, जो पहले रामपुर के चेयरमैन भी रहे 5 साल तक। हम सब लोग तो 3-4 आदमियों को उन्होंने सेलेक्ट किया, मुझसे भी कहा। हम यहाँ घर आए, हमने अपनी वालदा से कहा कि सब लोगों ने भाई मुझे मुबारकबाद दी है कि PCSJ के अंदर आपका समझिए सिलेक्शन हो गया। तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि तुम तो मुंसिफ बन जाओगे, फिर तुम डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओगे, हो सकता है कि हाई कोर्ट तक भी पहुँच जाओ, लेकिन ये बताओ कि ये जो ख़ानदान है, बिखरा हुआ ख़ानदान जो तुम्हारे वालिद साहब छोड़ गए हैं, इस ख़ानदान को इकट्ठा कैसे रखोगे, इनकी तालीम कैसे मुकम्मल होगी, इनके सिर पर कोई आदमी कैसे रहेगा। जो जाहिर बात है जब तुम नौकरी करोगे तो कभी तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग होगी, कभी वहाँ पोस्टिंग होगी। और हमारी बात तो तुम्हारी ये तय हुई थी कि भाई BSc LLB करके तुम यहाँ घर पे रहोगे, यहीं अपना जो है तुम्हारे वालिद राजनीति में थे वही राजनीति करो। तो मैंने उस ज़माने में PCSJ की बड़ी औकात थी। अब तो औकात अब भी है, अदलिया की अब भी है, लेकिन उस ज़माने में बहुत उसकी हैसियत थी। हमने उनकी वालदा की बात पे लब्बैक कहते हुए और अपने ख़ानदान को बिखरने से बचाने के लिए, वो टर्निंग पॉइंट था। और मैं कहते भी ये हूँ कि अगर माँ का हुक्म आदमी मानेगा तो अल्लाह के यहाँ से रहमत की बरसात होती है उस आदमी के ऊपर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी फिर आपको ये कैसे ख्याल आया कि मुझे समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए, या समाजवादी पार्टी के अलावा भी आप कोई दूसरी पार्टीज़ में रहे हैं? बहुत एनालिसिस के बाद और मैं जो ये है आपका अंग्रेज़ी प्रेस है, ख़ास तौर से इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ये 2 अखबार में ज़रूर पढ़ता था आपने तालीमी उसके ज़माने से। तो कुछ जहन ऐसा बना कि भाई मैं अक़लियत का एक मेंबर हूँ कि मुसलमानों के लिहाज से ये जो पार्टी है कांग्रेस जो है, ये मैं दिखाती कुछ है और करती कुछ है, और ये ऐसा जहन नहीं है जिस पे ये लिखा हो पॉइजन। दवा लिखी हुई है लेकिन अंदर उसके जो है छुपा हुआ एक जहर मौजूद है जो ये बर्बाद कर रहा है। थर्ड फ्रंट का आना ज़रूरी है। तो थर्ड फ्रंट के लिहाज से अब उसमें कौन था, तो जाहिर बात है कि मुलायम सिंह के साथ में थोड़ा सा, यहाँ जब उनका पासवान साहब का इलेक्शन हुआ था, मुलायम सिंह आए थे, मीरा कुमार का इलेक्शन हमने लड़ाया था यहाँ से, जब बाई इलेक्शन हुआ था, मैं उनके उस वक़्त करीब आया। मुलायम सिंह में एक बात थी, आज भी कहता हूँ, वो आदमी को भूलते नहीं। हालांकि अब भी उनकी मेमोरी हालांकि वीक हो गई है, लेकिन अब से अगर 30 साल पहले का कोई आदमी है तो वो उसे अपना नाम से पुकारना, जानना, हर तरीके से अहमियत देना, इज़्ज़त देना, मान सम्मान देना, वो मुलायम सिंह की उसमें है, बिल्कुल स्वभाव में कहना चाहिए मुझे। अखिलेश में भी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अखिलेश भी बहुत पढ़े लिखे आदमी और सही इंसान है। बहरहाल तो फिर वो मुलायम सिंह के करीब आए, तो लिहाजा फिर समाजवादी, फिर जहाँ जहाँ मुलायम सिंह चलते रहे वैसे वैसे हम भी साथ साथ उनके चलते रहे। एक ये वजह थी समाजवादी पार्टी में। अच्छा, आपने कहा कि क्योंकि आप अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस का अक़लियत के लिए जो सोच है उसको देखते हुए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जब से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, अखिलेश यादव का जो अक़लियत के लिए जो भी एक्शन रहा है, शहाबुद्दीन हो या फिर आज़म खां की हालत हो, उसको देखते हुए आपको लगता है कि अब वो बात समाजवादी पार्टी में नहीं रही जो मुलायम सिंह यादव के वक्त में हुआ करती थी? देखिए, ऐसा है, सोच तो वही है जो मुलायम सिंह का एजेंडा था, उसी एजेंडे पे अखिलेश भी काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें बीच में ऐसे हुई कि परिवार उनका बिखरा, कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग उधर गए, आपस में झगड़े किस्से भी हुए।
एक बहुत लंबा ज़माना तो उन झगड़ों की नज़र हो गया। और जहाँ तक सवाल यह है कि वो बात नहीं रही, मैं तो ऐसा कुछ समझता नहीं हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो कैमरे के सामने नहीं कही जाती। मैं जानता हूँ कि आज की तारीख़ में कंपैरेटिवली कहूँगा, मुकाबलतन, एब्सोल्युटली तो दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, कंपैरेटिवली हो सकती है कि जो और पार्टीज़ हैं उनके मुकाबले में मुसलमानों के लिए अगर कोई बेहतर पार्टी है तो आज भी समाजवादी पार्टी है, और उस ज़माने में भी थी और आज भी है। अखिलेश यादव का रवैया पार्टी के लिए, या आप यूँ कह लीजिए, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई बड़े मजबूत तरीके से, उसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह यादव ने, उसके बाद अखिलेश यादव का पार्टी के सीनियर्स या अपनी फैमिली के सीनियर्स, चाहे वो चाचा हो चाहे वो उनके वालिद हों, उनके लिए जो रवैया रहा, और उसके बाद जो पार्टी का डाउनफॉल आया, मतलब पार्टी से सीनियर्स लोगों को एक साइड कर देने के बाद और जो यूथ आगे आया समाजवादी पार्टी में, उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो डाउनफॉल हुआ अब तक, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, डाउनफॉल की वजह यह नहीं थी कि उनका ख़ानदान बिखर गया था या जो पार्टी के सीनियर्स से उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था। डाउनफॉल तो इस वजह से आया कि एक वो हिटलर शाही सोच, कि जिस सोच के में ये था कि मुसलमानों को आइसोलेट किया जाए, उन्हें एक कोने में डाल दिया जाए और मेजॉरिटी को धार्मिक उन्माद बढ़ाकर एक तरफ करके और मुसलमानों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाए कि उनकी सियासी हैसियत अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा वो डिप्रेशन में चले जाएं। तो वो उस सोच की वजह से, उन लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी जो है वो पीछे चली गई। जो समाजवादी पार्टी के वो लोग जो कि अक़लियत से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनमें से भी जो अक्सरियत थी वो उनके जहन पे वो सोच हावी हो गई, जिसे मैं मुल्क के लिए एक बड़ा ख़तरे वाली सोच, जो हिटलर की जो सोच थी, वो सोच उनके ऊपर भी हावी हो गई। और अब देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे आंधी और तूफ़ान आया था, इस तरीके से वो उस सोच ने, जो वो लोग थे, मैं उनके चेहरे देखता हूँ क्योंकि मैं तो पार्टी में एक ज़माने से हूँ, कि जो बड़े करीबी लोग थे और जो मुसलमानों के हक़ में ही बोलते थे, कमज़ोर लोगों के हक़ में बोलते थे, वो भी, उनका जहन भी जंग आलूद हो गया, जहर आलूद हो गया उनका जहन भी। तो ये बात नहीं कि ख़ानदान के बिखरने की वजह से पार्टी कमज़ोर हुई, ऐसी बात नहीं। देखिए, टूट फूट तो जो है हर राजनीतिक ख़ानदान का में चलती रहती है, और एक यह कुदरत का निज़ाम है कि कभी न कभी तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन करने के लिए भाई थोड़ा बहुत जो है तलाश फराश तो करनी पड़ती है ताकि बेहतर हो जाए। और मुझे ये लगता है कि वो एक बेहतर फ़ैसला था। आज आप देखिए कि जिन बुज़ुर्गों के साथ में उनका उस ज़माने में ये लगा था जैसे ये हमेशा के लिए खलीज हो गई, बीच में एक खाई हो गई, आज वो सब लोग जो हैं वो करीब आ रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे हैं ये सब मुल्क में हिटलर शाही जो सोच है उसकी वजह से हुआ, तो सोच तो आज भी वही बनी हुई है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी अपना मकाम हासिल कर पाएगी आने वाले टाइम में? देखिए, इसकी बहुत कुछ तो मुसलमानों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ असल में ये जो सोच है ना, ये सिर्फ ये सोच तो हमेशा से थी, लेकिन एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो कि मुसलमानों के साथ जो है कोई एग्जिस्टेंट, पीसफुल कोई एग्जिस्टेंस करना चाहते थे कि भाई मुसलमान भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। लेकिन उन्होंने उन लोगों को भड़का कर कुछ ऐसा कर दिया था कि उन्होंने ये सोचते हुए मजबूर हो गए थे कि भाई मुसलमान के साथ तो हम रह नहीं सकते, चूँकि इनका कल्चर अलग है, इनका खाने पीने के अंदाज़ अलग हैं, इनके जो कपड़े हैं अलग हैं, और ये लोग तो अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। इस किस्म की बातें
कर करके उन लोगों का जहन जो है वो जहर आलूद कर दिया गया था। लेकिन ये बातें जो हैं ऐसी होती हैं जैसे कि ज्वार भाटा, कि आया और चला गया। आया 2013 से ये हो गए बाद, अब ये 2021 के 2022 का इलेक्शन होने वाला है। आपने देखा होगा किसान अलहदा हुए, बहुत सारी जो उनकी कम्युनिटीज़ थी जो कि ज़हर आलूद हो गई थी वो भी उनसे अलग हुई। और लग ये रहा है, अब हालात ये लग रहे हैं कि एक देखिए कभी थोड़े दिनों के लिए आदमी इधर उधर हो जाए, लेकिन बेटर सेंस तो फिर हमेशा प्रिवेल करता है ना। वो बेटर सेंस शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रिवेल अब करने जा रहा है, क्योंकि देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं ज़िंदगी के, बेहतर परवरिश हो बच्चों की, रोज़गार हो, नौकरी हो, कारोबार करने के लिए मुनासिब माहौल हो, आपस में नफ़रतें कम हों, तब तो मुल्क भी तरक्की करेगा, ख़ानदान भी तरक्की करेगा, और जो इंफरादी हैसियत से इंसान है वो भी तरक्की करेगा। तो ये वाली सोच जो बेहतर सोच है और जो जैसे कहना चाहिए कंस्ट्रक्टिव सोच है, वो लग रहा है कि अब वो हावी होना चाह रही है और उसके लिए बेहतर अंजाम जो है निकल के आ रहे हैं। एक सवाल ऐसा है चेयरमैन साहब जिसका बहुत तसल्ली बख्श जवाब समाजवादी पार्टी के लोग और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग समाजवादी पार्टी में हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। आज़म खां समाजवादी पार्टी का टॉप चेहरा मुस्लिम कम्युनिटी में, मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते रहे हैं। आज़म खां के लिए अखिलेश यादव का जो भी इनएक्टिव या न्यूट्रल रवैया आप कह सकते हैं वो तो है ही। उसके अलावा समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे या दर्जा प्राप्त मंत्री होते थे सैकड़ों की तादाद में, मतलब एक बड़ा ग्रुप था मुस्लिम कम्युनिटी का जो मिनिस्टर्स लेवल्स पर थे, वो सारे के सारे खामोश हैं। क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि कोई भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, आज़म खां एक शख्स का नाम नहीं है। आज़म खां जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक रिवोल्यूशनरी जो एक सोच है, आज़म खां उस सोच का नाम है। अगर मैं कहूँ कि मुसलमानों का लीडर कौन है आज की तारीख में, तो मुझे तो साहब आज़म खां के अलावा और कोई लीडर नज़र नहीं आता। वही आदमी बेबाकी से मुसलमानों की बात रखता है, वही आदमी बग़ैर ये सोचे समझे कि मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो मुसलमानों के हक़ की बात करता है। और ये समझ लीजिएगा कि आज अगर वो जेल के अंदर हैं, मुझे निजी जानकारी है वो कैसे कैसे झूठे मुकदमे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को बुला कर कोतवाली के अंदर उनसे कहा गया है कि बैनामा तुमने कर दिया लेकिन तुम्हें फ़ौरन मुकदमा करना है कि नहीं, हमसे ज़बरदस्ती करा लिया। तो सिर्फ इसीलिए कहा गया है वो उनके खिलाफ जो मुकदमे किए गए हैं, ताकि एक मैसेज चला जाए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में कि जब हमने आज़म खां जो तुम्हारा लीडर है, इतना बड़ा लीडर है, हमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी तो औकात क्या है। एक खौफ और दहशत का माहौल मुसलमानों में पैदा करने के लिए और उनमें डिप्रेशन में लाने के लिए, क्योंकि अगर किसी कौम पे आपको हुकूमत करनी है और आप चाहते ये हैं कि उनके जहन को आप माऊफ कर दें, तो उन्हें डिप्रेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हिटलर की और मुसोलिनी की जो वो थी नफ्सियाती जो कोशिश, आज ये कोशिश भी इन लोगों की है। और देखा जाए तो इस हद तक बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं अब तक। जो दूसरे लोग थे जो आपने सवाल किया कि वो लोग मिनिस्टर थे, ये थे, तो मिनिस्टर की हद तक है उनकी, वो MLA हैं, मिनिस्टर हो गए। आज़म खां साहब की नज़र में कोई MLA होने की या मिनिस्टर होने की कोई औकात नहीं रही, क्योंकि मैंने तो बहुत करीब से देखा है उस इंसान को। वो तो एक सोच का नाम है। और मैं तो कहता हूँ कि सर सैयद के बाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद अगर कोई शख्सियत अगर है जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर सोच सकती है और जिसने मुसलमानों की जो कि मुसीबतों की जड़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो उसने कुछ काम किया है, तो वो आज़म खां का नाम है और आज़म खां साहब हैं। और ये जो बताइए आपने के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें करना भी नहीं था। जब ये लोग नहीं थे, जब भी वो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी ट्रांसलेटर वगैरह आपको कुछ थोड़े बहुत दिखते हैं या कुछ नौकरियों में आपको थोड़े बहुत दिखेंगे, वो सिर्फ आज़म खां साहब की वजह से हैं, वो उन लोगों की वजह से नहीं है। आज़म खां साहब ने अपना निजी हद कभी नहीं सोचा। आज़म खां साहब वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ रहे। आज़म खां साहब हमेशा ये कहते रहे कि अगर खुदा ने आपको ताकत से नवाजा है, सियासी ताकत से नवाजा है, तो आपको जो
वो लोग जो कि ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हों, तालीमी एतबार से हों, जहनी एतबार से हों या माशी एतबार से हों। आपको उन लोगों की खिदमत करनी है, उन लोगों को दूसरी कौमों के बराबर ला के खड़ा करना है। ये कम्युनिटी के इंटरेस्ट में भी है और ये देश के इंटरेस्ट में भी है। अब मेरा सवाल आपसे एज ए पॉलिटिशियन नहीं है, एक और शख्सियत ये दावा कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी, कि वो मुसलमानों के हमदर्द भी हैं और उनके सियासी लीडर भी हैं। उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और वो अपने मंच पर बातें भी जो कोड करते हैं वो बहुत दीन, हदीस, कुरान को कोड करके करते हैं। उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, 12 किए हुए हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं उन्हें बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि ज़हनी तौर से भी मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। सब्सटेंस अच्छा है, मगर जो तरीक़ा है मैं उस तरीक़े से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, आप मुस्लिम लीग बन के तो नहीं काम कर सकते ना सियासत के अंदर। हम तो सेकुलर एक सेटअप में रह रहे हैं। जब तक हिंदू मुसलमान सब मिल के कोई सियासी एक निज़ाम नहीं बनाएंगे, जब तक तो आप कामयाब नहीं हो सकते ना। अगर हम खाली मुसलमानों की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करें, और वो लोग जो कि बिल्कुल सेकुलर जहन के लोग हैं, आज भी बताता हूँ हिंदुस्तान के अंदर इतनी जहर आलूद हवा के बावजूद आज भी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि सेकुलर है, जो मुसलमानों के साथ रहना चाहता है। तो हम उन्हें कैसे इग्नोर कर देंगे भाई? वो हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ रहना है, इस मुल्क में इधर साथ साथ रहना है हिंदू मुसलमान। तो भाई ऐसी बातें मत करो जिससे कि आपस में नफरतें फैले। फिर तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या फ़र्क रह गया भाई? हम तो सब एक ही खाने में खड़े हो गए ना। तो मैं उनकी इज्जत करता हूँ। थोड़ा सा अगर वो अपने कारकर्दगी के अंदर और तरीक़े के अंदर थोड़ा सा सुधार करें और लोगों से मिल के चलें और जो दूसरी कौमें हैं उनके जज्बात का भी एहतराम करें, तो अच्छा इंसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बोलता बिजनौर से आपका मैसेज ओवैसी तक पहुँचे। इसके साथ एक सवाल और नेशनल लेवल पर मेरा है। आप माहिर कानून हैं और इंदिरा गांधी के टाइम में पॉपुलेशन कंट्रोल का प्लान आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा, हमसे तो ज़्यादा ही तजुर्बा होगा। अब भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो ये प्रदेश की सरकार प्लानिंग ला रही है, उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? देखिए, उस ज़माने में तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल था वो तो एक एमरजेंसी की देन था कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, और उस पर अमल दरामद भी हुआ था। लेकिन आज की तारीख में ये जो है ये शोशा है, सिर्फ एक शोशे से मतलब ये है कि हर वो काम किया जाए जिससे कि मुसलमान तो ज़हनी तौर से डिप्रेस हो और जो दूसरी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं वो ज़रा खुश हो। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि बीजेपी के ज़्यादातर जो लीडरान हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं कि साहब हमें भी इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, हमारे अभी कह दिए ये लोग जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे वरना 20 साल के बाद और 30 साल के बाद, इस किस्म की बातें। तो वो उन्हें मालूम है कि ये जहन को हम क्या कर सकते हैं। अब फिर एक परेशानी ये है उन्हें कि ये जो जैसे किसान आंदोलन हुआ, या उन्होंने देखा कि वो जैसे कि वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जो उनसे जो अलग हो रही हैं। अरे भाई, इस शिराज़े को हम कैसे मुंतशिर करें? नई चीज़ हम कौन सी लेके आएँ जिससे कि मुसलमानों में बेचैनी हो और दूसरों को हमें जो कहें कि भाई ठीक है जैसा कुछ हुआ, मगर ये मुसलमानों में तो बेचैनी फिर भी अभी तक है। तो ये एक शोशे की हैसियत से ये किया गया है। जैसे कि आर्टिकल वो 370 वाला था और ये 3 तलाक वाला मामला था, ये भी उसे तो हाँ हो गया, चलिए। लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक इलेक्शन का शोशा है, 2022 है, और उन्हें मालूम है कि ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, डिस्क्रिशनरी है। कानून भी अभी बनते बनते आप देखिएगा कि अभी लगेंगे 4 साल 5 साल, और अभी तो हाई कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ये कानून अगर ये बनाते भी हैं इस किस्म का तो किसी कीमत पे भी ये अदालत के अंदर रुकेगा नहीं। ये इन्हें भी मालूम है ये बात कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया की और कौमें, आप चीन में देखिए कि पहले वहाँ 2 साल के 2 बच्चों का था, अभी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ अब तीसरे बच्चे को कह दिया गया कि तीसरे बच्चे की भी इजाज़त है दी जाती है। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा कंट्री है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शोशा है जो कि एक बीजेपी का जो एक
एजेंडा जिस किस्म के होते हैं ना, जज्बाती एजेंडे, हाँ, जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, तो ये शोशा है सर। मैं आपके इलाके पर बात करती हूँ, नजीबाबाद। नजीबाबाद में जितने लोगों से हम मिले, फील्ड में रहे, बातचीत हुई, उसके मुताबिक जो एक कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ ज़िले में ही नहीं, नजीबाबाद में भी कई गुटों में बटी हुई है, जिसका नुकसान न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बल्कि यहाँ के वोटर्स को भी झेलना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, ये आपने सही कहा। मैं गुट तो नहीं कहूँगा, लोग कभी कभी जो आदमी का तरीक़े ज़िंदगी है, बात करने का तरीक़ा है, आपस में एक दूसरे को इज़्ज़त देना ना देना, या मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक आदमी कम पढ़ा लिखा है, कुछ एक आदमी ज़्यादा ज़िंदगी में ऊपर है, कुछ आदमी नीचे हैं, कुछ थोड़ी ये बातें हैं आपस की। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये बातें जो गुट हैं, जो अगर ये गुट हैं भी, तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर भी ये रहे, वही गुट रहे, सब कुछ रहा। लेकिन भाई जब इलेक्शन आता है तब तो सब एक ही प्लेटफार्म पर दिखाई देते हैं, चाहे वो कोई भी गुट क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि हर गुट के जितने लोग हैं यहाँ को, कि उनका जो एग्जिस्टेंस है, या वो लोग अगर खड़े हुए हैं या समाज के अंदर उनकी कोई इज्जत है, उसमें ज़्यादातर हाथ जो है वो ये है कि आप एक ऐसी पार्टी से मुंसलिक हैं जो कि एक पूरे उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी है, प्रशासन में भी, शासन में भी, हर तरीके से। तो सब कुछ होने के बावजूद वो जब तक रहता है, जब तक इलेक्शन के लिए उनकी जो एस्पिरेशन रहती हैं कि टिकट मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो जब तक तो रहती हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन आता है तो फिर तो उन्हें एक ही चीज़ दिखती है कि भाई अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। और आज की तारीख में भी आप देख लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ है भी तो इलेक्शन आते आते सिर्फ एक ही आंख दिखेगी, जैसे अर्जुन को एक आंख दिख रही थी चिड़िया की, और हमें भी दिखेगी, सबको दिखेगी कि अखिलेश को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। चेयरमैन साहब, हमारे दर्शक बड़े तजुर्बे से लबरेज आपके ख्यालात को सुन रहे हैं, हमारी टीम भी। बावजूद इसके मैं ये जानना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ऑफिशियल्स प्रोग्राम्स, उसमें आपकी मौजूदगी 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, मैं बताऊँ आपसे, मैं कभी कभी ये होता है कि ज़ाती कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं। जैसे पिछले दिनों मैं नहीं कर पाया, कुछ प्रोग्रामों में गया, कुछ में नहीं गया। मेरे यहाँ एक कोरोना से सब लोग, मेरी वाइफ, मैं, मेरे दोनों बच्चे, उनके बच्चे, मेरी बेटी आई हुई थी कतर से, वो उसके सारे बच्चे, पूरा ख़ानदान हमारा कोरोना के अंदर था। और हम तकरीबन ये समझिए कि 6 महीने से हम जो है उसका दंड झेल रहे हैं, उस मर्ज का। वो अभी तक भी, अब ये साइकिल रैली का सिलसिला था, 6 तारीख में मैं नहीं कर पाया। उसकी वजह ये थी कि मुझे वाइफ को लेके मुरादाबाद उस तरीके का प्रोग्राम दे रखा था उन्होंने, डॉक्टर ने। एक बार फिर टेस्ट होने थे। मेरा जानना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि मैं बच्चों के साथ भी कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं उस उम्र में हूँ जहाँ मुझे एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़ाती वजूहात कभी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना हमेशा यही है। अच्छा, कुछ ज़रूरी है, ऐसा होता है कि हाँ, कि कोई ऐसी मान लीजिए जैसे रेगुलर कोई मीटिंग है, जैसे कल की मीटिंग थी एक शनिचर की, मुझे उसके अंदर कहा था उन्होंने आने के लिए, मगर उसमें कोई ख़ास एजेंडा नहीं था, पीठ थपथपाने वाली बात थी कि भाई हमने अच्छी रैली कर ली, ये कर ली, वो कर ली। हाँ, अगर कोई अहम मीटिंग होती है जिसके अंदर पॉलिसी डिसीजन वाली बात है तो उसमें मैं ज़रूर जाता हूँ। 10 साल से आप नजीबाबाद के, तकरीबन 10 साल से हो जाएंगे अब, आप नजीबाबाद के शहरी नंबर 1 हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो आप हमें ये बताइए कि नजीबाबाद को किस नज़रिए से देखते हैं, और इन तकरीबन 10 सालों में आपके चेयरमैन रहते हुए आपके क्या अचीवमेंट्स हैं शहर? नजीबाबाद को मैं किस नज़रिए से देखता हूँ? भाई, नजीबाबाद को तो नवाब नजीबुद्दौला ने जिस नज़रिए से देखा था, मैं भी आज उस नज़रिए से देखता हूँ कि
मैं उन्हें डाकुओं से बचाऊं, लुटेरों से बचाऊं। वो उन्होंने भी यही सोचा था और मैं बोल्डली इंशाल्लाह मैंने बचाया भी है। मैं ख़ास तौर से उन लोगों का दुश्मन हूं न ये बात की खातिर जो अपने मफाद परस्त लोग, बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करना, डीलर्स, माफियाज, कत्ल व गारत करने वाले, मैं तो किसी कीमत पे नजीबाद को गाजियाबाद तो बनने नहीं दूंगा, किसी कीमत पे ना बनने दिया है अब तक और ना बनने दूंगा। और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि लोग कहते हैं ना कि गंगा और जमनी तहजीब, आई डोंट नो कि गंगा मुसलमान या जमुना हिंदू कौन सी है, ये सरस्वती क्या चीज़ है, लेकिन अगर कोई तहजीब है तो यहाँ नजीबाद में तो साफ रहेगी और हम इस तहजीब को बिगड़ने नहीं देंगे, ये हमने तय कर रखा है इंशाअल्लाह ताला। मैं नजीबाद को इस नज़रिए से देखता हूँ क्योंकि जब नवाब नजीबुद्दौला ने शहर को बसाया था तो शामली से हिंदुओं को लेके आए थे। एक यहाँ मोहल्ला शामली है, वो इसीलिए कहलाता है कि शामली के हिंदू वहाँ रहते। टकसाल है, उस ज़माने में एक टकसाल हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, वहाँ से लेके आए थे, हिंदुओं को वहाँ बसाया था। वो आज भी उनके जो आबा व अजदाद हैं वो उनको याद करते हैं अपने, और मुसलमानों को भी बसाया था। तो जिस आदमी ने नजीबाबाद को बसाया ही इसलिए था कि यहाँ हिंदू मुसलमान जो हैं ये अमन पसंद तरीके से रहेंगे, तो हम तो उनके डिसेंडेंट्स हैं, हम तो उनके वारिस की हैसियत से हैं, तो हमें उस विरासत को जो उन्होंने हमें दी है, हमें उसी विरासत को कायम रखना है और अपने जो बच्चे हैं उन्हें भी इस बात को कहना है कि इस विरासत को हर कीमत पर कायम रखना है आपको। कुछ काम और जो आपने पिछले 9 साढ़े 9 साल या 10 सालों में करने का इरादा है वो और गिना दीजिए। अब देखिए, वो भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी जानता हूँ कि सारी जो ख़राबी है वो तालीम का ना होना है, जहालत है। जहालत से बड़ी जो है बीमारी कोई नहीं दुनिया के अंदर। मैंने ये कोशिश की थी कि यहाँ मैंने एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज कि उन्हें ज़मीन चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री, तो यहाँ आई हॉस्पिटल के पास एक 14-15 बीघे ज़मीन है। वो ज़मीन मैंने बोर्ड के प्रस्ताव के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री दे दी थी, इस शर्त के साथ कि आप इसके अंदर राजकीय महिला डिग्री कॉलेज कायम करेंगे। उसके पीछे नज़रिया ये था कि डिग्री कॉलेज तो और भी मौजूद है, रमा जैन डिग्री कॉलेज है, साहू जैन डिग्री कॉलेज है, और भी जगह जगह नगीने में है, किरतपुर में है, लेकिन फीसें ऐसी हैं उनकी, कहना नहीं चाहिए मुझे, कि एक आम इंसान जो है उस फीस का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। तो लड़की ये होती है कि इंटर करा, उसके बाद चल के भाई शादी हो गई, बात ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज होगा, जाहिर बात है उसके अंदर फीस तो ना के बराबर। तो लड़कियाँ कम से कम मैं कहता हूँ कि BA BSc BCom करने के बाद अगर वो लड़कियाँ नौकरी भी ना करना चाहें तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा तो सकती हैं, हाई स्कूल तक तो कम से कम पढ़ा लेंगी अगर वो BSc BCom या BA हैं। इस नज़रिए से वक्फ विकास निगम को उसका ठेका हुआ, एक लिंटर पड़ा उसके अंदर, नीचे से सब प्लेन वगैरह सब बन के, और वो समझिए कि आधा तो से ज़्यादा बन चुका है। एक किस्त जारी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इस्तेमाल हो गई, दूसरी किस्त जो है जारी होकर वक्फ विकास निगम वाले बना रहे हैं। एक मेरी जो ख्वाब था, मैं बिल्कुल मेरे बाप का भी और मेरा भी, कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर देखा होगा आपने नजीबाबाद जो है उसके अंदर घर जो हैं बड़े छोटे छोटे घर हैं, वो भी तकसीमें हो के, दीवारें हो के मालूम है कुलिये डिबिये बन गए। इतने तनाव हैं, टेंशन्स हैं कि पूछिए मत, झगड़े किस्से तमाम इस वजह से। तो हमने ये सोचा था कि एक कोई जगह एक ऐसी हो कि जहाँ 2 घंटे के लिए एक आम फैमिली चली जाए, बच्चे उनके खेल कूद लें, खुली हवा हो। तो एक पार्क का मेरा वाहिद नगर में बनाने का है इंशाल्लाह ताला, जिसकी 4 दीवारी हो चुकी है। बना सकते हैं कि भैया 2-3 घंटे के लिए जाओ, बच्चे तुम्हारे खूब अपना वहाँ जो है सैर करें, और सैर करने के बाद जो है थोड़ा बहुत अपना खा पी के
और अपना वहाँ से लौट आओ, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा टेंशन जो है वो इंसान का रिलीव होगा। तो एक ये पार्क का है, एक ये बैंक्वेट हॉल का मेरा है कि छोटे छोटे बैंक्वेट हॉल एक तो मैंने वहाँ ज़ाब्ते-गंज बनवाया है। मैं जानता हूँ कि कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है उससे, कि जो लोग गरीब लोग हैं ख़ास तौर से, वो लोग जो हैं उसके अंदर अपना प्रोग्राम करते हैं। और इसी तरीके से मेरा जो है एक यहाँ मोहल्ला पठानपुरे में एक ज़मीन मैंने छुटाई थी जो तकरीबन चली गई थी। इसके क्या नाम है, PHC जो है आपकी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल बराबर में, वहाँ जो है एक डबल स्टोरी बैंक्वेट हॉल। आपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त बोलता बिजनौर की टीम को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं बोलता बिजनौर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अभी एक बात मैं भूल गया, परवेज़ खां मेरे साथ साथ दाना हाथ मेरे, जो बात मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, वो मेरे कभी कभी हो जाता है जहन के अंदर। तो वो अपना थोड़ा सा मजबूत मामला है उनका, और वो ज़रूरी है कि अगर कोई मान लीजिए डंगरपना करता है ना, तो मेरे पास एक ऐसा डंडा भी है कि उस डंगरपने को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए वो डंडा मौजूद है। और एक बार मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना ये बोलता बिजनौर में मुझे मौका दिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी बिल्कुल। और आपकी मेरा शायद पहला इंटरव्यू है ऐसा जिसमें मैं कोई इसमें दो राय की बात नहीं है कि जिसमें नेशनल मुद्दे हों या स्थानीय मुद्दे हों, और जिसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि वाकई एक इंटरव्यू जैसा होना चाहिए वैसा इंटरव्यू है। मैं इसका आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलता बिजनौर पर मुअज्जम खान साहब बोल रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि बोलता बिजनौर के ज़रिए नजीबाबाद के लोग ज़िले में, देश में या दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हों, वो अपने शहर के शहरी नंबर 1 को सुने। अपने इसी सीरियल में अपने अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।